अब कंट्री साइड मतलब गांव में किस टाइप का इफेक्ट हो रहा था, वो कुछ एग्जांपल्स देख के हम देखेंगे स्टूडेंट्स। कुछ गांव की खासकर हम यहाँ पे बात करेंगे, खासकर 3 गांव की खास करके हम बात करेंगे। इन तीनों गांव की, अवध, असम एंड गुदेम हिल्स, जो कि आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, तो अवध पीजेंट्स, ट्राइबल पीजेंट्स इन द गुदेन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम। तो स्टूडेंट्स देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप देखेंगे कि इन विलेजेस में, कंट्री साइड में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो एक अलग ही दिशा में चला गया था। यू नो, उस दिशा में नहीं जा रहा था जिस दिशा में महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या बड़े लीडर्स चाहते। ऐसा क्यों? देखो स्टूडेंट्स, उस जमाने में टेलीविजन, इंटरनेट, मास कम्युनिकेशन की ये सारे चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो गांव गांव में अपना मैसेज फैलाना गांधी जी या बड़े लीडर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट काम था स्टूडेंट्स। तो देखो, आप सोचो कि क्या होगा, यहाँ इन सब जगहों के जो लोकल लीडर्स होंगे वो बड़े लीडर्स से मिलेंगे, ये समझेंगे कि हाँ हमें क्या करना है, फिर वो लोग यहाँ पे मूवमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उनकी अपनी एक समझ हो सकती है, उनकी सोच थोड़ी सी अलग हो सकती है बड़े लीडर से, तो कहीं ना कहीं उस कारण से मूवमेंट एक अलग दिशा में कई बार जा सकता है। ठीक है, फिर गांव की प्रॉब्लम्स भी कई बार थोड़ी अलग टाइप की हो सकती है, जिसके कारण गांव के लोगों को इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हो सकता है इंटरेस्ट भी कम आए। तो आप देखेंगे इन सब कारण से गांव में मूवमेंट तो हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिल्कुल उस तरीके से नहीं हो पाए जिस तरह से गांधी जी चाहते हैं उनको। तो एक एक करके देखते हैं। अवध की बात करते हैं स्टूडेंट्स पहले। अवध एक बड़ा इंपॉर्टेंट विलेज है, उस टाइम भी था, आज भी है। तो अवध में स्टूडेंट्स फार्मर्स हुआ करते थे ज्यादा, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होने से पहले से ही उनकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। वो प्रॉब्लम्स देखा जाए तो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल से नहीं थी, बल्कि विलेजेस के रिच लोगों से थी। क्या प्रॉब्लम थी? तो विलेज में तलुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, जो कि रिच लोग होते थे। ये लोग क्या करते थे, फार्मर्स को लैंड दिया करते थे, पैसे दिया करते थे, ताकि फार्मर्स जो है फार्मिंग कर सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि लैंडलॉर्ड्स की लैंड हुआ करती थी, इसलिए उनको लैंडलॉर्ड्स बोलते हैं। फार्मर्स की अपनी लैंड तो होती नहीं थी, वो तो गरीब होते थे। तो फार्मर्स जो होते थे वो लैंडलॉर्ड से लैंड लेते थे। ठीक है, फिर बदले में फार्मर्स लैंडलॉर्ड्स को रेंट दिया करते थे उसके लिए। उस लैंड पे लोग अपनी फार्मिंग करते थे, फिर जो भी उससे फसल होती थी उसको बेचा करते थे और उससे कुछ पैसे कमाते थे। फिर उसका कुछ हिस्सा एज अ पोर्शन ऑफ टैक्स लैंडलॉर्ड्स को, तलुकदार्स को दिया करते थे। तलुकदार जो होते थे वो कई बार पैसे उधार दिया करते थे फार्मर्स को, ताकि वो फार्मिंग की एक्टिविटीज चालू कर सकें, सीड्स खरीद सके, इरिगेशन के लिए जो सामान चाहिए वो सब खरीद सकें। ठीक है, तो इसमें फार्मर्स को ये तकलीफ थी कि लैंडलॉर्ड्स और तलुकदार्स उनसे जो रेंट या टैक्स कलेक्ट किया करते थे वो बहुत ज्यादा कलेक्ट किया करते थे, और फार्मर्स को बहुत बुरी तरह से हैंडल किया करते थे। कई बार उनसे फ्री में अपनी लैंड पे काम करवाया करते थे, जिसके कारण फार्मर्स की जो इकोनॉमिक सिचुएशंस थी वो बहुत खराब थी। इसलिए फार्मर्स एजिटेटेड थे, दे वांटेड टू फाइट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स एंड तलुकदार्स। तो वही हम यहां पे देखेंगे। द रिबेलियन हियर वाज अगेंस्ट तलुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स exorbitant high rents and a variety of other seizures मतलब टैक्स स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया। पीजेंट्स हैड टू डू बेगर का मतलब है कि उनको काम करना पड़ता था कई बार, और उसके लिए कुछ पैसा भी नहीं मिलता था उनको, या बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ पैसा मिलता था, उसी को बोलते हैं बेगर। देखो उसको डिफाइन भी किया गया यहाँ पे, लेबर दैट विलेजेस वे फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। ठीक है, और अगर ये वो नहीं मानते थे लैंडलॉर्ड्स वाली की बात, तो इनको मारा पीटा भी जाता था। Peasants had to be beggar and work at landlords' farms without any payment. As tenants had no security of tenure, being regularly evicted so that they could not acquire no rights over the leased land. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि फार्मर्स जो थे वो लैंडलॉर्ड से लैंड लेते थे कि हम इस पे फार्मिंग करेंगे। ठीक, अब क्या होता था कि जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो कभी भी फार्मर्स को अपनी लैंड से भगा देते थे। तो फार्मर्स को कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि जो लैंड उसने रेंट पे ली है वो कितने दिन तक उसे फार्मिंग कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो टेनेंट है उसका मतलब है वो फार्मर जो रेंट पे लैंड ले रहा है, तो उसके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं था, मतलब उसको पता नहीं था कि कितने दिन तक वो उस पर फार्मिंग कर पाएगा, पता नहीं कब जो लैंडलॉर्ड है वो उसको आके वहां से भगा दे।
ठीक है। तो इससे ये परेशान होते थे कि आज मैं इसे फार्मिंग कर रहा हूँ, 6 महीने बाद मुझे भगा देगा क्या पता, ठीक है। बीइंग रेगुलरली इविक्टेड, मतलब थोड़े थोड़े दिन पे उनको लैंडलॉर्ड्स अपने लैंड से भगा देते थे। और ऐसा लैंडलॉर्ड क्यों करते थे? लैंडलॉर्ड्स को ऐसा डर लगता था कि अगर फार्मर्स बहुत दिनों तक एक ही लैंड पे कल्टीवेशन करता रहेगा तो वो ऐसा फील करने लगेगा कि वो लैंड उसी की है, उस पर वो हक जमा के बैठ जाएगा। उसको इस तरह से डर लगता था। तो इस कारण से आप देख सकते हो कि फार्मर्स और रिच लैंडलॉर्ड्स के बीच में बड़ा कन्फ्लिक्ट रहता था। तो ये बेसिक प्रॉब्लम थी अवध विलेज की, और ऐसे बहुत सारे विलेजेस की इन इंडिया। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू की फोटो है स्टूडेंट्स, आप देखें, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बिगैन गोइंग अराउंड विलेजेस इन अवध, टॉकिंग टू द विलेजर्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवांसेस। समझ में आ रही बात? बाय अक्टूबर 1920 Audh Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and a few others. तो किसानों की इस प्रॉब्लम को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए औध किसान सभा बनाई गई थी अक्टूबर 1920 में। उसको हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स एक्चुअली यूपी से ही आते थे, इसलिए यूपी में खासकर बड़े एक्टिव हुआ करते थे। बाबा रामचंद्रन जो कि वहाँ के एक लोकल लीडर थे, एंड फ्यू अदर्स। अच्छा, बाबा रामचंद्रन के बारे में आप थोड़ा देखें, ही वाज अ सन्यासी who had earlier been to Fiji as an indentured labor। तो फिजी क्या है? फिजी एक जगह है स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पे वर्ल्ड मैप में देख सकते हो, और वहाँ पे वो एज ए इंडेंचर्ड लेबर पहले काम कर चुके थे। अब ये इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स आप देखो, वेस्ट इंडीज की जो टीम है, क्रिकेट टीम, उसमें बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स आपने देखे होंगे होते हैं। चंद्रपॉल देखो नाम चंद्रपॉल, बेसिकली शायद इनका नाम चंद्रपाल रहा होगा, शिव नारायण चंद्रपॉल नाम, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे प्लेयर्स रहे वेस्ट इंडीज टीम में जो इंडियन ओरिजिन के हैं। फिर स्टूडेंट्स मॉरिशस का नाम आपने सुना होगा, टूरिस्ट स्पॉट है, इंडिया से इतना दूर है लेकिन उसमें बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, वैसे फिजी में भी। तो इन सब जगह पे इतने इंडियंस कैसे रहते हैं, आपको सोचना चाहिए स्टूडेंट्स। तो देखो होता क्या है, जब इंडिया पे ब्रिटिश रूल था तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, बहुत सारे इंडियंस को बड़ी बड़ी शिप में बैठा के इन सारी जगहों पे ले जाते थे। क्यों ले जाते थे? क्योंकि इन सब जगह पे एग्रीकल्चर बहुत मैसिव रूप में होता था और उस एग्रीकल्चर के बहुत सारे चीप लेबर चाहिए था। तो उसके लिए इंडियंस या बाकी गरीब देशों से ब्रिटिशर्स जबरदस्ती लोगों को ले जाया करते थे और वहाँ पे उनसे बहुत काम भी कराया करते थे और बहुत ही मिनिमल पेमेंट उनका होता था, जिसके कारण उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था बहुत ज़्यादा लो था। उनमें से ज़्यादातर लोग जो वहाँ गए इन डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे वहीं सेटल भी हो गए, ठीक है, कुछ लोग वापस भी आए। तो इनफैक्ट उन्हीं को इंडेंचर्ड लेबर बोलते हैं स्टूडेंट्स, और इसके कारण बहुत सारे इंडियंस आपको दुनिया भर में मिलेंगे स्टूडेंट्स, वो एज इंडेंचर्ड लेबर वहाँ पे फार्म्स में काम करने के लिए गए थे। Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region। मतलब ये जो सभा बनाई गई थी वो काफी तेजी से फैली थी, 300 ब्रांचेस उसके हो गए थे इन एंड अराउंड अवध विलेज। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी चल रही थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले ही स्टूडेंट्स इन अवध विलेज एंड अराउंड इट अंडर लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। सो व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर, तो 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हुआ था, और ये सब कहानी देखो हम कब की कर रहे हैं, 1920 की, ठीक है। तो 1921 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हुआ तो ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि यार ये जो पीजेंट मूवमेंट चल रहा है अवध में, क्यों ना उसको समहाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट बनाया जाए, उस मूवमेंट को रीडायरेक्ट किया जाए, उस मूवमेंट की जो एनर्जी है उसको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए रीडायरेक्ट किया जाए। So when non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle against Britishers in non-cooperation movement। समझ में आ रही बात? तो as such अवध में जो स्ट्रगल चल रही थी वो एक अलग थी, लेकिन टाइमिंग कुछ ऐसी थी कि नेहरू और बाकी कांग्रेस लीडर सोच रहे थे कि इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट बनाया जाए। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, abolition of beggar and social boycott of oppressive landlords, as expected कि peasants की basic demand यही थी। In many places nai dhobi bands were organized by panchayats to deprive landlords of the services of even barbers and washermen। तो स्टूडेंट्स आप सोचो कि जो रिच लैंडलॉर्ड्स हैं उनको भी तो बार्बर्स और धोबीज की सर्विसेज चाहिए होंगी, तो ये लोग भी गरीब ही होते हैं, बार्बर्स एंड धोबीज वगैरह जो होते हैं। तो पीजेंट्स लोगों ने इन सब के साथ मिलके नाई धोबी बंद भी ऑर्गेनाइज किया ताकि लैंडलॉर्ड्स को परेशानी हो, उनको नाई और धोबी नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स, राइट।
द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विथ। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो यहाँ का मूवमेंट था वो थोड़ा अलग ही डायरेक्शन में जाने लगा और कांग्रेस लीडर उसके कारण हैप्पी नहीं थे, वो जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हो पा रहा था। तो क्या हो रहा था आप देखो, एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउसेज ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर। तो इसमें दो प्रॉब्लम थी, एक तो आप देखो इसमें वायलेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं, गांधी जी और कांग्रेस ये बोल रहे थे कि नहीं हमें नॉन वायलेंट वे में मूवमेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो देखो तालुकदार्स और मर्चेंट्स को अटैक किया जा रहा था, बाजारों को लूटा जा रहा था, ग्रेन hordes were taken over. In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. ऐसा नहीं था स्टूडेंट्स, आप देखो लोकल लीडर्स ने बोला था कि गांधी जी ऐसा बोल रहे हैं कि हमें टैक्स वैक्स कुछ नहीं देना है, ठीक है, और जो लैंड है वो हमें आपस में बांट लेनी है लैंडलॉर्ड्स की। गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, और नो टैक्स की बात तो फुल सिविल डिसोबीडियंस की थी, लेकिन ये फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं था। तो आप देखो ऐसा नहीं था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लेकिन लोग ये सारी चीजें सोचना शुरू कर रहे थे इस रीजन में। द नेम ऑफ द महात्मा वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन, मतलब हर टाइप के वायलेंट एक्ट्स जो है वो परफॉर्म किए जाने लगे ऑन द नेम ऑफ गांधी जी, जबकि गांधी जी ने ऐसा करने नहीं बोला था। तो बेसिकली इस रीजन की प्रॉब्लम ये थी कि मूवमेंट में दो गलत चीजें हो रही थी। एक तो पहले वॉलेंट एक्शंस इवॉल्व होकर आ रहे थे जो गांधी जी ने प्रमोट नहीं किए थे, दूसरा इनकी जो फाइट थी वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट डायरेक्ट कम हो पा रही थी और ज्यादातर वहां के जो इंडियन मर्चेंट ऑफ तालुकदार से उन्हीं के अगेंस्ट थी। तो और उसका रीजन क्या था, क्योंकि इनकी फंडामेंटल प्रॉब्लम भी अगर आप देखो तो उन्हीं के साथ थी, और दूसरा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गांव में बड़े लीडर्स के लिए अपनी बात पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था उस टाइम पे, राइट। तो समहाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पे हुआ जरूर, आप सोच सकते हो, लेकिन प्रॉपर वे में जैसे गांधी जी चाहते थे उस टाइप से तो नहीं हो पाया। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।